Assalamu alaikum students. Today we are going to read a poem Say the City Has 10 Million Souls by W.H. Auden. In this poem we are going to critically analyze the text as well as we will discuss important questions, but this is part 1. This is the lecture number 1 on this poem, in which we will discuss the context of the poem. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, कॉन्टेक्स्ट इसको सियाको सबाक कहते हैं. सियाको सबाक मीन्स कि आपके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो आपके फैक्टर्स होते हैं, कि जो किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को क्रिएट करने में, उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो फैसिलिटेट करते हैं या उसका कॉज करते हैं उसको, तो वो कॉन्टेक्स्ट एक पर्टिकुलर होता है हर एक पीस ऑफ राइटिंग के लिए. लेकिन जब इस पोएम की तरफ आते हैं तो इस पोएम में जो ये कॉन्टेक्स्ट है दैट इज़ सम डिफरेंट, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत मैटर करता है, जो कि मेन आइडिया जो हमारी इस पोएम का है उसको हमारे तक लेकर आता है. तो उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम एंड थीम of the poem as well as symbolism in the poem. Symbolism is very much important in the poem. So let's start with the context of the poem. This poem, Say the City Has 10 Million Souls, written in the context of the World War II. वर्ल्ड वॉर सबको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 20th सेंचुरी में, बिल्कुल स्टार्ट जैसी होती है 20th सेंचुरी, तो इस वक्त तक वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हुई थी. तो वर्ल्ड वॉर जो है वो आपको पता है कि वॉर तो वैसे ही बहुत हॉरिबल सा थिंग है. तो जब वर्ल्ड वॉर की बात होती है तो उसमें बहुत सारे मुल्क जो होते हैं वो लपेट में आ जाते हैं कि एक जो है फरीक जो है वो दूसरे के साथ लड़ाई शुरू करता है, तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसको डिफेंड करने के लिए आगे आ जाते हैं. तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड वॉर में हुई. When the Nazi forces started an operation against the Jews, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस में था वर्ल्ड वॉर 2 के, जो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई. उसमें एक चीज़ जो थी वो ये भी थी कि ज्यूज़ जो थे उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था नाजी फोर्सेस का. वो इनिशिएट किसने किया था? हिटलर ने. जो अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको याद होगा कि हिटलर जो है वो उसने जर्मनी में जर्मन ज्यूज़ के अगेंस्ट एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था. वो मैसिव किलिंग था, उसको बहुत सब लोगों को चुन चुन कर मारा गया था और बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए थे और उनको लेना पड़ा था रिफ्यूज डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसमें मेनली इसमें डिस्कस किया जा रहा अमेरिका में, जहाँ पर वो गए थे जी. दिस पीरियड ऑफ द 20th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री फॉर द वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स. वॉर कोई भी हो, किसी किस्म की भी हो, उसमें वायलेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स को, बेसिक ह्यूमन राइट्स को, क्योंकि उसमें आपके पब्लिक के ऊपर आप अटैक कर रहे होते हैं. तो पब्लिक, चूँकि पब्लिक का तो कोई किसी किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं होता, तो पब्लिक तो इनोसेंट होते हैं, उनको जो है वो टारगेट किया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है और उनकी किलिंग्स किए जाते हैं. लेकिन जब वर्ल्ड वॉर की बात आ जाती है तो उसमें तो होता है कि दो लोगों की तो लड़ाई हो रही थी, तो उनमें से एक जो होता है वो तो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने के लिए आगे आता है, दूसरा जो है वो उनको डिफेंड करने के लिए आगे आता है. अब ये दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, तो वर्ल्ड वॉर में फिर ये होता है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, तो जो दूसरे बंदे के फ्रेंड्स हैं वो उसको डिफेंड करने के लिए, उसका हेल्प आउट करने के लिए सामने आ जाते हैं. तो इस तरह ये जो एक वॉर है इसका लेवल बढ़ जाता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है और ये एक कंट्री से होते होते बहुत सारे कंट्रीज़ में चली जाती है और इसके बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. तो चूँकि इसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा होता है, तो इसलिए जो 20th सेंचुरी है उसको इस हिस्से को, उसके इस पीरियड को डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री कहा जाता है जी. ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन लेड बाय हिटलर, अब वापस आ जाते हैं हम अपने स्पेसिफिकली इसी पोइम के ऊपर, जिसमें कि हम हिटलर की बात कर रहे हैं कि हिटलर ने इस ऑपरेशन को लीड किया था, जिसमें क्या हुआ था जी. द जोइश रेस वाज ब्रॉट टू नियर एक्सटिंक्शन आफ्टर मैसिव किलिंग्स इन एक्साइल टुवर्ड्स अमेरिका, कि उनको तकरीबन मार ही दिया गया था ज्यूज़ को, और जो बच बचा कर वहाँ से भागे थे उन्होंने जाकर अमेरिका में शेल्टर ले लिया था और वो रिफ्यूज ले लिया था. जैसे हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रिफ्यूज लेते हैं, शेल्टर लेते हैं. तो अब वो जब जो शेल्टर लेने जा रहे थे, जैसे रिफ्यूज़ जब सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया बनते हैं, तो उस वक्त बहुत सारे रिफ्यूज़ जो हैं वो मूव करते हैं और वो बहुत ही बुरे हालात थे और उनको
भी हम अगर देखें हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें लगता है कि दे वर वेरी पेनफुल। तो अभी यहाँ पर जब हम आते हैं जूइश रेस की तरफ, तो यहाँ पर जो टारगेट किया गया था वो एक रिलीजन की बेस पर किया जाता है, एक रेस की बेसिस पर किया जाता है उनको टारगेट, और सिर्फ ज्यूज़ को टारगेट किया जा रहा है और उनको यहाँ से एक्सेल किया जा रहा है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है। W.H. Auden was also a Jew, presenting a realistic picture of those dark days. अब जो है वैसे अगर कोई पोइट लिखता तो शायद वो इतना डीपली फील नहीं करता, लेकिन W.H. Auden जो है वो उसको फील कर रहा है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द सेम रिलीजन, सेम रेस। तो वो ज्यूज़ के लिए उसी तरह से फील करता है, और वो यहाँ पर एक रियलिस्टिक पिक्चर हमें प्रेजेंट कर रहा है जो ज्यूज़ को वहाँ पर प्रॉब्लम्स आए हैं। कहाँ पर प्रॉब्लम्स आए हैं? मैसिव किलिंग्स तो उन्होंने देख ली, उसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी वहाँ से अगर जो मर गए वो तो मर गए, उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन जो बच गए और उन्होंने अमेरिका में जाकर शेल्टर ले लिया, अमेरिका में वो रहने लग गए, अब उनकी लाइफ कैसी है? यानी कहने को तो हम कहते हैं कि दे आर लिविंग, दे आर अलाइव, तो लेकिन कैसी ज़िंदगी गुजारे हैं वो यहाँ पर हमें पोइट बता रहा है। व्हेन द ज्यूज़ वर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होमलैंड, कि उनको मुल्क से तो दर बदर कर दिया गया, निकाल दिया गया ज़बरदस्ती, एंड वर बीइंग मैलट्रीटेड एंड डिसलोकेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, तो बहुत बुरा सलूक उनके साथ हुआ, लार्ज स्केल पे डिसलोकेट हुए, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में गए। लेकिन जो यहाँ पर पोइट हमें फोकस कर रहा है वो अमेरिका के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन इसमें यूनिवर्सल अप्रोच है कि वो कहीं पर भी गए हैं, जिधर भी गए हैं, और वो कोई भी रिफ्यूजीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज्यूज़ की बात हो, उसको यहाँ पर पर्टिकुलरली तो ज्यूज़ की बात की जा रही है, लेकिन उसको अगर सिम्बॉलिकली देखा जाए तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर रिफ्यूजी को। द पोइट हैज़ यूज मैनी इमेजेस टू इलस्ट्रेट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ज्यूज़। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने जो सरफेशली बात नहीं की है, बल्कि उसने यहाँ पर इमेजेस यूज़ की हैं, उसने यहाँ पर सिम्बलिज़म यूज़ किया है, ताकि वो इस जो मिजरेबल प्लाइट है, उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, उसका विविड एक आपको ऑब्जर्वेशन करा सके, आप उसको ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर सकें। नेक्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन अ सीरियस ह्यूमन इशू। तो आपको पता है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली हमारा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए भी लिखा जा सकता है। तो दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन अ सीरियस ह्यूमन इशू, अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ इमिग्रेंट्स इन देयर मिजरेबल कंडीशन आफ्टर परसिक्यूशन। यानी जो एक्सप्लॉयट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस, उसको परसिक्यूशन कहते हैं, और ये यहाँ पर हुई थी कि रिलीजन भी इसमें फैक्टर था और रेस भी उनका फैक्टर था। इन दोनों की वजह से ज्यूज़ को टारगेट किया गया वहाँ पर, और यहाँ पर वो हमें पर्टिकुलरली जो है वो ज्यूज़ इमिग्रेंट्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सली जो है वो हर एक इमिग्रेंट की बात हो रही है कि जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जी, ग्राफिक पिक्चर है क्योंकि हमें इसमें विजुअल्स मिलते हैं, हम उसको देख सकते हैं और हम उसको फील कर सकते हैं। The poet is feeling sorry for the Jews who had to take refuge in America, where there were high and big buildings, but there was no room for Jews. अब यहाँ पर सॉरी फील कर रहा है, उसने कहा कि जी 10 मिलियन पीपल रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जगह नहीं है। तो ये कितने लोग होंगे? सिर्फ थोड़े से चंद हज़ार लोग थे कि जिनको वहाँ पर जगह नहीं है, और उसने कहा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स, और उसमें उनके रहने के लिए ज़रा सी भी जगह नहीं है। देयर वाज नो रूम फॉर ज्यूज़, दे वंस हैड ए कंट्री बट नाउ दे वर फोर्स्ड टू लिव अ वेरी पिटिएबल लाइफ इन अमेरिका। ये है वो जिसमें पास्ट को रेफ़र करता है, ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें उनकी जो पास्ट में कंडीशन थी, कि जिसमें वो अपने मुल्क में रहते थे, बड़े हंसी खुशी रहते थे, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हिटलर आया और हिटलर ने उनको उनके अपने मुल्क से निकाल दिया, और अब वो यहाँ पर बड़ी पिटिएबल लाइफ गुजारे, बड़ी मिसरेबल लाइफ गुजारे हैं अमेरिका में। ही क्रिटिसाइजेज द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन्स विद देम हु आर ट्रीटेड एज इफ दे वर डेड। अब यहाँ पर पूरी पोइम में उसने क्रिटिसाइज़ किया है, और ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, यानी कि एक तरफ वो उनकी मिजरेबल कंडीशन भी हमें फोकस कर रहा है, साथ ही साथ वो जो इनह्यूमन बिहेवियर है अमेरिकन्स का टूवर्ड्स दीज इमिग्रेंट्स, टूवर्ड्स दीज रिफ्यूजीज़, वो उसको भी हाईलाइट कर रहा है और उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, और उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो ज़िंदा नहीं है, दे आर डेड। He tries to convey the misery and unfavorable circumstances faced by them at the hand of Hitler, कि हिटलर ने जो उनके साथ किया
वो भी जिक्र किया जा रहा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर वो कहता है कि जी जो 10,000 जो ट्रूप्स हैं, 10,000 सोल्जर्स जो हैं वो उनके पीछे हैं, और वो उसको ख्वाब में भी ऐसे ही लगता है कि जी लोग हमारे पीछे हैं, हमें मारने के लिए हर तरफ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस जो हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर हमें दिखाए जा रहे हैं। दे वर डिसऑन्ड सोशली, पोलिटिकली एंड इमोशनली। लेकिन जब आप वहाँ से निकल आए हैं तो अब तो चाहिए था कि वो उनका वो पास्ट रह जाता, और अब वो जहाँ पर गए हैं वहाँ पर उनको ऑन कर लिया जाता सिर्फ ऑन द बेसिस दैट दे आर ह्यूमन बींग्स। तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो इस पर पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है और लेमेंट कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है लोगों को कि जी सोशली, पोलिटिकली एंड इमोशनली उनका बायकॉट किया जा रहा है, जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि अगर कोई कहीं पर जाता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द थीम। अब थीम क्या है जी? थीम में पोइट हमें ये बताता है कि दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट मैन इज़ इम्प्रिजन इन 1,000 शेकल्स ऑफ रेस, नेशनैलिटी, पासपोर्ट्स एक्सेट्रा। यानी हमने अपने डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई हैं, अपने डिफरेंट हमने शेल्स बनाए हुए हैं, हमने अपने होल बनाए हुए हैं, हमने अपने आप को इम्प्रिजन किया हुआ है, और हमने उसके लिए डिफरेंट टाइटल्स रखे हुए हैं कि जी ये फ़लाँ रेस से है, इसकी नेशनैलिटी फ़लाँ है, इसका पासपोर्ट किस कलर का है, ये कौन से मुल्क से आया है, इसकी लैंग्वेज कौन सी है, इसका रिलीजन कौन सा है। तो ये सारे के सारे हमने डिफरेंट अपने ग्राउंड्स बनाए, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे को। वी गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, रादर ऑन द बेसिस ऑफ द रेस एंड नेशनैलिटी। अब क्या है कि जी हम लोगों को इज़्ज़त भी देते हैं, ऑनर भी देते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी की बेसिस पे नहीं, इसलिए नहीं दे रहे होते कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, बल्कि हम उनका स्टेटस देखते हैं, हम उनकी नेशनैलिटी देखते हैं, हम उनको उनका रिलीजन देखते हैं, उनका रेस देखते हैं। एंड ये वजह है जिसके लिए वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। उसने कहा कि जी लोगों को इज़्ज़त दी जाती है तो सिर्फ उनकी नेशनैलिटी और उनकी रेस और उनके रिलीजन पर, उनके स्टेटस पर, उनके ह्यूमन बींग्स होने की वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती है। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी ह्यूमन बींग्स की, जो पोइट ने यहाँ पर हाईलाइट किया है। यहाँ पर here it is shown that the Jews, after being thrown out of their country, they are not no more respected, sorry they are no more respected, not जो है वो इसमें खुद से ही ऐड हो गया जी। तो यहाँ पर उसने हमें बताया कि किस तरह से ज्यूज़ को हिटलर मार देता है, बाकी जो वहाँ से निकलते हैं, भागते हैं, जाते हैं कहीं पर शेल्टर लेने के लिए, तो उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती है। उनको कहा जाता है अच्छा तुम्हारी क्या औकात है। तो ये चीज़ जो है ये पोइट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया जी। तो द बेसिक थीम ऑफ द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द सैड फीलिंग्स ऑफ इमिग्रेंट्स, दे सफ़र मैनी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स इन अ न्यू कंट्री। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर वो हमें उनके प्रॉब्लम्स और उनकी फीलिंग्स बता रहा है कि किस तरह से वो कितने पथेटिक यहाँ कंडीशन में हैं। Although the poet especially means the Jews who migrated to America during World War II, yet this is universal in its approach. The poet preaches an idea of universal brotherhood. Poet ये चाहता है कि सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। यानी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएं, आपको उसके लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं हो, आप ह्यूमन बीइंग से आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, क्योंकि अर्थ को अल्लाह पाक ने सबके लिए बनाया है। दूसरी बात वो ये कर रहा है कि जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि आप सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब इस थीम के अंदर थोड़ा सा सिंबलिज्म भी ऐड हो जाता है जी। इन ऑर्डर टू मेक इट मोर विविड ही कंपेयर्स द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ लिविंग विद दैट ऑफ एनिमल्स। अब पोइट जो है इसमें कंपेयर कर रहा है कि उनकी कंडीशन क्या है और उनके कंपैरिजन में एनिमल्स की कंडीशन क्या है, और दोनों को कंपेयर करने के बाद वो हमें बताता है कि किस तरह से वो अपने आइडिया को प्रोपिगेट कर रहा है जी। इट शोज़ द हाइट ऑफ इन ह्यूमन बिहेवियर एज हाईलाइटेड इन द पोएम। और यहाँ पर हमें पता चलेगा जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, असल में वो जो थीम है वो कन्वे करता है थ्रू कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो जब वो कंपैरिजन करता है एनिमल्स के साथ, उनकी लाइफ के साथ, उनकी जो फैसिलिटीज़ उनको और उनकी कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस, उनके साथ कंपेयर करता है, तो फिर पता चलता है कि जो ये ज्यूज़ हैं इनके साथ कितना इन ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किया जा रहा है। द पोइट हैज़ यूज्ड मैनी इमेजेस एंड सिम्बल्स टू डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ज्यूज़। बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, और ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके जो इमेजेस हैं उनको आप डिस्कस करिए कि वो कौन कौन से हैं कि जिसके थ्रू वो अपना थीम, अपना आइडिया जो है वो कन्वे कर रहा है। अब वो कौन कौन से हैं जी? 10 मिलियन सोल्स है, जो हमें बताएगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें चंद हज़ार लोगों के लिए जगह नहीं है। मैंशंस हैं, बड़े बड़े घर हैं, होल्स हैं,
जो इनके रहने की जगह हैं वो होल्स हैं। तो मैंशन के मुकाबले में, नहीं कि घर के मुकाबले में एक होल तो बहुत छोटा है, लेकिन मैंशन के मुकाबले में तो होल की कोई वैल्यू ही नहीं है। पासपोर्ट्स, अ पूडल टाइड विद पिन, a dog tied with pin, swimming fish, the birds in the trees, 1,000 floors, 1,000 windows and 1,000 doors, etc. ये सारे के सारे इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं। इसके अलावा अभी कुछ और हैं, जब हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। दीज इमेजेस क्रिएट अ सेंस ऑफ सिंपैथी। इन इमेजेस को जब हम पढ़ते हैं तो उस तरह से, तो हमें अगर पोइट कहता है कि जी बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत मिजरेबल थी, बहुत पिटिएबल थी, उनको रहने के लिए घर नहीं थी, तो एक रीडर जो होता है वो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उसका एक अपने जहन में इमेज बनाता है, और उसके जहन में डिफरेंट किस्म के फीलिंग्स जो हैं वो ऑफ वेरियस डिग्रीज वो उसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जब आपको पोइट एक इमेजेस की तरफ ले जाता है, सिंबल्स की तरफ ले जाता है, और उसमें आपको वो विजुअलाइज करा रहा होता है वो सारे के सारे इमेजेस, तो उस वक्त वो उसने एक सेट रखा होता है, टारगेट सेट किया होता है कि किस किस्म के वो फीलिंग्स रीडर के अंदर, और वो किस किस्म की सिंपैथी और किस किस्म की इमोशंस वो उसके अंदर अराउज करना चाहता है। तो इसलिए उसने ये इमेजेस को यूज़ किया है जी। द बेसिक आइडिया इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन लव। उसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन लव हो, कि अगर आप दूसरों से मोहब्बत कर रहे हैं तो वो नेशनैलिटी की बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रेस की बेसिस, रिलीजन की बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इसलिए होना चाहिए कि सब ह्यूमन बींग्स हैं। द पोइट हैज़ क्रिटिसाइज द डिवीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड ऑन रेशियल, पोलिटिकल, जोग्राफिकल, रीजनल ग्राउंड्स। और ये बड़ा मॉडर्न सा एक उसने व्यू पॉइंट दिया है कि जब आप एक मॉडर्न लाइफ में रह रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, जब आप क्लेम कर रहे हैं कि दैट दिस इज़ अ ग्लोबल विलेज, द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, हम पीछे भी डिस्कस करके आए इसको, तो ग्लोबल विलेज बनने जा रहा है, तो फिर क्या इस चीज़ का रह जाता है गुंजाइश कि हम ह्यूमन बींग्स को डिवाइड कर दें उनके रेशियल, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल और रीजनल ग्राउंड्स के ऊपर, उनके रेस के हम ये उस ग्रुप से है, ये उस ग्रुप से है, तो फिर तो ये डिविजन्स नहीं होनी चाहिए। तो पोइट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है जी कि ये नहीं होना चाहिए। So the poet wants to promote love, friendship and good relationship among human beings at an international level. ये उसका टारगेट है जी, कि पोइट का जो मॉरल लेसन है, जो वो जिसके लिए वो ये पोइम लिखी है उसने, उसके लिए वो ये है कि जी लव, फ्रेंडशिप और गुड रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन बींग्स उसको प्रमोट करना चाहिए। और वो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं होना चाहिए कि आप अपने कंट्री मैन के साथ जो है उनके साथ मोहब्बत करें, बल्कि वो सारे लोगों के, सारे ह्यूमन बींग्स के साथ होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए, ताकि एक मुल्क के लोग जो हैं वो दूसरे मुल्क के लोगों से उसी तरह से मोहब्बत कर रहे हों जिस तरह से वो अपने लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं। द पोइट इंसिस्ट ऑन हेल्पिंग ह्यूमैनिटी बियॉन्ड द डिवीजन ऑफ रेस, क्रीड, नेशनैलिटी एंड रिलीजन। अब उसके लिए पोइट ये कह रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि जी जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसको हमें हेल्प करना चाहिए, और वो इस चीज़ से बालातर होना चाहिए कि वो डिवीजन ऑफ रेस पर बेस्ड हो, क्रीड पर बेस्ड हो, नेशनैलिटी, रिलीजन, किसी चीज़ पर बेस्ड हो, यानी इस किस्म की नहीं होने, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ग्राउंड्स पे। द प्रोटैगनिस्ट इज अ फ्रेंडलेस एंड हेल्पलेस जर्मन जू हू प्रोपगेट्स द पोइट्स आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब पोइम तो पोइट ने लिखी है, लेकिन जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो आपका मेन जो आपका कैरेक्टर होता है उसके थ्रू जो है पोइट अपना आइडिया कन्वे कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो उसने प्रोटैगनिस्ट बनाया है वो एक जर्मन ज्यू को बनाया है, जो कि एक फ्रेंडलेस और हेल्पलेस पर्सन है, जिसके पास कोई शेल्टर नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है, उसको कोई बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई हैं। तो वो सारी की सारी उसके चीज़ों के साथ वो उनको प्रोपेगेट कर रहा है इसके थ्रू। इट क्रिएट्स द फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी इन रीडर्स माइंड एंड द टोन ऑफ द पोएम इज़ आयरॉनिक एंड पैथेटिक। और इस सब की वजह से जो रीडर होता है उसके माइंड में फीलिंग्स अराउज होती हैं सिंपैथी की, और जो पोएम का टोन है वो आयरॉनिक है और पैथेटिक है, यानी कि हम लोग आयरनी तो उसके अंदर है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है वो एक पैथेटिक हमें एटमॉस्फेयर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो उनकी कंडीशन है वो बहुत मिजरेबल है। द पोइट सेटराइजेस द रेशियल एंड नेशनल प्रेजुडिस व्हिच इज़ डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबल पीस। उसने कहा कि जी आपका जो ग्लोबल पीस है, आपको वॉर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि आप एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे, इसलिए कि आपने डिवाइड कर दिया ह्यूमन बींग को इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रेसेस, ऑफ जोग्राफी, और ऑन द बेसिस ऑफ नेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये उसने कहा कि जी ये नहीं होना चाहिए है। द पोइट स्ट्रेसेस दैट इक्वालिटी गिव्स पीस वेयर एज डिफरेंस कॉजेज हेट्रेड एंड कैओस। उसने कहा जी जब अगर आप पीस चाहते हैं पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है जब सबको आप इक्वली ट्रीट करें, क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स हैं। और जब आप उनमें डिफरेंस लेकर आते हैं, जब आप कहते हैं कि ये उस ग्रुप से और ये उसमें, जब आप डिफरेंस उसमें समझते हैं और डिफरेंस को प्रोपेगेट करते हैं, तो उससे कॉज क्या होता है? जो उससे हेट्रेड कॉज होती है, उससे क्योस आता है ज़िंदगी में, दुनिया में, और फिर आप कभी भी पीसफुल नहीं रह सकते हैं। सो दिस इज़
लेक्चर नंबर 1 बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन एंड थीम ऑफ द पोएम। तो ये हमने कर लिया जी। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।